सुखराम की पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी। सुखराम की पुत्र वधू यामिनी के गर्भ का 9वां महीना था और उसे हल्की प्रसव पीड़ा हो रही थी। पर सुखराम नहीं चाहता था कि यामिनी दूसरे गांव के अस्पताल जाकर बच्चे को जन्म दे, क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। जबकि विक्रांत अपनी पत्नी की पीड़ा देख नहीं पा रहा था। पिताजी, मुझे यामिनी को अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। यामिनी की चीखें और घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। सुखराम का डर जायज था, पर विक्रांत के सब्र का बांध टूटने की कगार पर था। सुखराम बोला, बेटा, यामिनी से ज्यादा दर्द तो उसकी हालत देखकर मुझे हो रहा है, और वो दरिंदा तुम दोनों के साथ शायद उस अजन्मे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। विक्रांत बोला, जो होगा वो हमारे हाथों में नहीं है, पर जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना। सुखराम कहता है, वो तुम्हें मार देगा विक्रांत, वो तुम्हें मार देगा। मर तो यामिनी जाएगी अगर वो अस्पताल नहीं पहुंचे, और अगर मेरी पत्नी और संतान मर जाएंगे तो मेरा जीना भी क्या जीना होगा पिताजी। मैं तांगा तैयार करता हूँ, आप घर की रखवाली कीजिए। देखो, हम लोग जल्दी ही शुभ समाचार लेकर लौटेंगे, आपके पोते या पोती के साथ। सुखराम ने अपने बेटे को समझाने की लाख कोशिश की, पर आखिर में मजबूर सुखराम को न चाहते हुए अपने बेटे के निर्णय के आगे झुकना पड़ा। अपने परिवार के बचने की संभावना कम देखकर सुखराम का मन भर आया। अपनी आंखों में आए आंसू मुश्किल से थामकर उसने विक्रांत को आशीर्वाद दिया। जीता रहे मेरे बेटे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। चलता हूँ पिताजी, जय राम। तांगे के पगडंडी में गायब होने तक सुखराम उन्हें निहारता रहा और फिर दहाड़ मारकर जमीन पर पड़ा रोने लगा, जैसे वो मान चुका था कि अब उसके अपने कभी नहीं लौटेंगे। तांगे के कुछ दूर जाने पर एक चोगाधारी लाठी लिए वृद्ध से व्यक्ति ने उन्हें रोका। रोको रोको बेटा, मुझे बचा लो उस शैतान आत्मा से जिसने पूरा गांव ले लिया है। विक्रांत बोला, बाबा मुझे जाने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी तो बहुत परेशान हूँ बेटा, इतना समझाया सबको कि किसी का साथ मत दो, मारे जाओगे, पर कोई मानता ही नहीं। विक्रांत समझ चुका था कि ये सुशील की आत्मा है, पर अब तक देर हो चुकी थी। सुशील चलते तांगे में ही बैठ गया। सुशील फिर बोला, तांगा रोक लेते, देखो जल्दबाजी में मेरा चौका पीछे ही छूट गया। भाभी की हालत तो चिंताजनक है, तुम्हें तो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। मैं बता रहा था कि किसी का साथ नहीं देना चाहिए आजकल के दिनों में, वरना इंसान को मरना पड़ता है। यामिनी दर्द से करा रही थी। हमको माफ कर दो, हमें छोड़ दो। सुशील बोला, अरे भाभी, आप रोटी रहिए, ऐसी हालत में सावधानी बहुत जरूरी है। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं सुशील, मेरे गांव की सीमा पर मेरी झोपड़ी है थी। विक्रांत बोला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुशील ने जवाब दिया, खून फिर कर वही बात। देखो मैं समझाता हूँ, तुम तांगा हाँकते हो। प्रसव पीड़ा तो भाभी जी को हो रही थी, बच्चा तो उन्हें होना था, यानी काम तो उनका था, पर इसमें तुम उनके साथ क्यों चले आए? अब आ गए हो तो मुझे कोई तुमसे दुश्मनी हो रही है? चिंता मत करो, भाभी अस्पताल जरूर पहुंचेगी। आखिर सुरक्षित जन्म हर जच्चा बच्चा का अधिकार है, पर जो गलती हुई है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना बाबा। इतना कहते ही सुशील की लाठी एक फरसे में बदल गई और उसने विक्रांत का एक पैर काट दिया। विक्रांत दर्द से चीख उठा। इधर यामिनी अपने पति को दर्द में देखकर दोहरे दर्द में चीत्कार मारने लगी। सुशील बोला, क्या बकवास है, कैसे लोग हैं? तांगा हाथ से चलता है, मैंने पैर काटा है, उसने भी आसमान से पर उठा लिया। पहले ही सुन लो, तुम दोनों की संतान बड़ी शैतान होगी, जैसे तुम दोनों की लक्षण है। कलयुग है भाई, कलयुग। फिर एक एक करके सुशील तांगे को किसी तरह चला रहे विक्रांत के अवयव काटता चला गया, सिर्फ एक हाथ और एक आंख को छोड़कर। सुशील बोला, देखो कैसा पति है, पत्नी दर्द से मरी जा रही है
उस पर तांगा इतना धीमा, तेज चला भैया। तेरे कान तो बच ही गए। आखिरकार विक्रांत का तांगा झमेल गांव के अस्पताल के आगे रुका और तभी अधकटे शरीर वाले विक्रांत के प्राण पखेरु उड़ गए। यामिनी भी दर्द और दुख से बेहोश हो चुकी थी। झमेल गांव, प्रकाश का गांव, जो इस सारे बवाल की जड़ था, वो पुलिस से बचने के लिए अपने घर से भाग चुका था। उसे भगौड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका था। उसके घर में सिर्फ एक पत्नी थी, वो दोनों निसंतान थे। रात के अंधेरे में वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा। दरवाजा खोल चेतना, मैं प्रकाश। प्रकाश चेतना को बताता है कि उसने दूसरे राज्य के शहर फैजाबाद में नौकरी कर ली है और अब वो वहीं अपनी गृहस्थी बसाएंगे। वो दोनों रात के अंधेरे में अपना कीमती सामान लपेटकर गांव से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक रोते हुए नवजात की आवाज आती है। ये विक्रांत और यामिनी का बच्चा था, जिसका जन्म अब तांगे में ही हो गया था। यामिनी भी अब तक मर चुकी थी और सरकारी अस्पताल में रात के वक्त सन्नाटा पसरा था। प्रकाश और चेतना को स्थिति समझते देर नहीं लगी कि ये बच्चा अब अनाथ है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शायद दोनों ने एक साथ आंखों में ही बच्चे को अपनाने का मन बनाया और बच्चे को तांगे से उठाकर निकल लिए। दोनों जंगल में तेजी से भाग रहे थे। वो गांव की सीमा जल्द से जल्द पार कर लेना चाहते थे। बच्चा चेतना के हाथों में था। कुछ दूर बाद पीछे से उसने बच्चा प्रकाश को थमा दिया। थोड़ी देर बदहवास सा भागने के बाद प्रकाश को कुछ महसूस हुआ। ओह, ये बच्चा तो मुझे काट रहा है चेतना। नहीं, ये मुझे काट नहीं रहा, इसने मेरी गर्दन में मांस नोच लिया है। ये मुझे खा रहा है। कोई भूत, कोई आदमखोर है ये। चेतना, चेतना। प्रकाश में सिहरन दौड़ गई क्योंकि चेतना पीछे नहीं थी और उसका जवाब उसका मांस चबा रहे बच्चे ने दिया। बच्चे की शक्ल विभत्स हो चुकी थी। प्रकाश ने किसी तरह उस बच्चे को खुद से अलग कर दूर फेंका। वो नहीं है, उसको मैंने खा दिया और मैं खुद तुम्हारे कंधे से आ लगा था। मुझे उसने नहीं थमाया था प्रकाश। कौन है? कौन है तू? प्रकाश ने घबरा कर कहा। अपनी जिगरी यार की आवाज भी भूल गया। सुशील? सही पहचाना। मेरे गले लग जा मेरे दोस्त। और उड़कर वो नवजात सुशील से चिपट कर उसको खाने लगा। ये बच्चा तो अपनी मरती हुई माँ की कोख में ही मर गया। वो तो इसको मेरे काम आना था, इसलिए। जबकि इधर अपने घर के दरवाजे के सहारे सुखराम ने पूरी रात काट दी। अगले दिन भी वो वहीं पड़ा रहा। फिर रात में उसका दरवाजा खटका। सुखराम ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला। विक्रांत बेटा, तुम्हारा पूरा गांव और परिवार तो किसी न किसी का साथ देने में मर गया। तुम अकेले जीकर क्या करोगे? डरो मत, आओ मरो मेरे साथ। हम सुनाते हैं, आप सुनिए मजेदार कहानियां और कविताएं सिर्फ boltikahani.com पर। आज ही डाउनलोड करें मोबाइल ऐप और मजा लें इन कहानियों और कविताओं का। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर। और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।